ठंड का प्रकोप लगातार जारी। उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड से लोगों का हुआ बुरा हाल। कोहरे की वजह से जिंदगी की थमी रफ्तार। आईपीएस पीयूष मोडिया ने मीडिया से की बदसलूकी। पत्रकार ने दिया करारा जवाब। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। फर्रुखाबाद पुलिस का नया कारनामा आया सामने। कार चलाने वालों को भी अब पहनना होगा हेलमेट। बिना हेलमेट काटा चालान। और फर्रुखाबाद सीएससी में प्रस्तुता से डिलीवरी के नाम पर अवैध वसूली। महिला से लिए 800 रुपए। परिजनों ने जमकर काटा बवाल। नमस्कार, ओनकार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। हर तरफ ठंड की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखा देते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप जरूर अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिरकार ठंड का सितम किस तरीके से जारी है और कैसे ठंड लोगों को परेशान कर रही है। पहली तस्वीर लखनऊ की है, दूसरी तस्वीर इलाहाबाद की आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तीसरी तस्वीर की तो कानपुर से है और चौथी मेरठ से है, पांचवी सहारनपुर की और छठी तस्वीर है वाराणसी की। तो हर जगह ठंड का सितम लगातार जारी है। ठंड ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को पूरी तरीके से कवर करके निकले, वरना ठंड आपको भी अपनी चपेट में ले सकती है। तो ठंड का जो सितम है वो लगातार जारी है। ऐसे में हादसे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कई जिलों की लो हो चुकी है। अगर लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में जो विजिबिलिटी थी वो 0 नापी गई है। आपको बता दें, बिजली बिल बकाया वसूली करने गई बिजली विभाग की टीम को ग्रामीणों ने घेरकर सरिया लेकर दौड़ा लिया, जिससे कि बिजली विभाग की टीम बिना राजस्व वसूली के बेरंग लौट आई। बताते चले कि टीम ने केसरगंज पुलिस को तहरीर देकर सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की। केसरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बढ़ौली में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड तृतीय केसरगंज सुनील कुमार, उपखंड अधिकारी केसरगंज राम गोपाल के साथ ही कई अन्य टीम के लोग बिजली बिल वसूली के लिए गए हुए थे। चेकिंग के दौरान लाइन स्टाफ पोल पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी गांव के नीरज वर्मा, अशोक वर्मा, नीलम रामा द्वारा टीम के सदस्यों की ओर से अधिकारियों के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की और मारपीट कर दी जाती है। बिल वसूली करने पर बिजली विभाग पर ही ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। तो ग्रामीणों ने यहाँ पर टीम पर हमला किया है। सुरक्षा और कार्रवाई की यहाँ पर जो टीम है उसने मांग की है। बिल वसूलने के लिए गई थी ये टीम और तभी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ जाता है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर फर्रुखाबाद फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। अब कार चलाने को लेकर के हेलमेट लगाना होगा और हेलमेट नहीं लगाने पर चालान भी काट दिया गया है। पुलिस ने एक कार का चालान सिर्फ इसलिए काट दिया क्योंकि इस शख्स ने हेलमेट नहीं पहना था। आपको भी सुनकर हैरानी हुई होगी, लेकिन हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है। एक शख्स का चालान इसलिए कटा क्योंकि वो कार चलाते समय हेलमेट नहीं पहनता है। तो किस तरीके का कारनामा, किस तरीके की चेकिंग पुलिस इस समय कर रही है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पर सीट बेल्ट का चालान कटना चाहिए लेकिन हेलमेट को लेकर चालान काट दिया गया है। यानी कि इस खबर को सुनने के बाद, इस खबर को देखने के बाद लोग जरूर सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि क्या सही में उन्हें अब उत्तर प्रदेश में अगर ड्राइविंग करना है उन्हें तो हेलमेट पहनना होगा। अब आपको बता दें, कार मालिक ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार ये जो इस तरीके की लापरवाही सामने निकल कर आई है उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाती है।
फिलहाल ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरीके के कई सारे मामले सामने आते रहे हैं जहां पर कार ड्राइविंग को लेकर के चालान इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखा है। अब पुलिस वालों को ये चीज समझनी होगी कि वो किस चीज का चालान काट रहे हैं, या फिर उन्हें अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए किसी भी वजह से चालान काट देने हैं। तो अब कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है इस खबर ने। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई है तो वो क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। गाड़ी यहाँ पर मैं चेंज कर दी, उसके बाद अचानक हमने देखा ऐप से तो हमारी गाड़ी का 2022 में हेलमेट पे चालान हुआ, जबकि गाड़ी 4 साल पहले ही बताया, टाटा ने बताया कि गाड़ी कट चुकी है, उसके बाद इस गाड़ी का चालान। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मेला रामनगरिया देखने गई बच्ची गायब हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कल शाम मेला देखने गई थी नाबालिग जो बच्ची गायब हुई है। मेला रामनगरिया से ये बच्ची गायब हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। परिजनों ने काफी ज्यादा खोजबीन की है, परिजनों ने अनहोनी की आशंका भी यहाँ पर जताई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर एक बच्ची गायब हो गई, मेला देखने गई थी ये बच्ची। मेला प्रभारी की लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई है। बालिका अपनी नानी के घर आई हुई थी। फर्रुखाबाद के मेला थाना क्षेत्र के मेला रामनगरी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो एक बच्ची मेला देखने गई थी और वो गायब हो जाती है। फिलहाल पुलिस में कंप्लेन लिखवा दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेला प्रशासन इस समय सवालों के घेरे में आ चुका है कि आखिरकार किस तरीके की चेकिंग की जा रही थी। लेकिन अभी तक बच्ची की कोई सूचना नहीं मिली है, जिसकी वजह से परिजनों को कहीं ना कहीं किसी अनहोनी की जो आशंका है वो कहीं ना कहीं सता रही है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मामूली विवाद पर बवाल मच गया है। एक हफ्ते पहले जमकर के मारपीट हुई थी, घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है और हालत गंभीर होने पर पीड़ित को सफाई रेफर कर दिया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुछ दिन पहले एक विवाद होता है और एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की जाती है, जिसके बाद आपको बता दें अस्पताल में पीड़ित को भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजन यहां पर लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सीएचसी में प्रस्तुता से डिलीवरी के नाम पर 800 की अवैध वसूली की जा रही है। बता दें आपको, इस अस्पताल में लगातार ये काम चल रहा है। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भर्ती प्रस्तुता को खाने के लिए खाना तक नहीं मिला है। फर्रुखाबाद कमालगंज की सीएचसी का ये पूरा मामला, लेकिन अभी तक इस पर ध्यान क्यों नहीं गया, बड़ा सवाल ये है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक है उत्तर प्रदेश में, और जब ये खबर हम सुनते हैं तब पता चलता है कि आखिरकार जो व्यवस्थाओं के दावे किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। जहां पर एक प्रस्तुता से अवैध वसूली कर ली जाती है, लेकिन 3 दिन से उसने क्या खाया है, उसे क्या देना चाहिए, इसकी व्यवस्था नहीं करी गई है। तो स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों का निरीक्षण भले कर लें, अधिकारियों के साथ मीटिंग भले कर लें, लेकिन ये जो अधिकारी हैं, ये जो स्वास्थ्य महकमा है, वो किसी कीमत पर सुधरने वाला नहीं है। सीएचसी का फर्रुखाबाद कमालगंज की जो सीएचसी है, यहाँ का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रस्तुता से अवैध वसूली की गई और 3 दिन का समय बीत गया है। अभी तक प्रस्तुता को खाने के लिए क्या दिया गया, इसकी किसी ने कोई जानकारी नहीं ली है। तो यहाँ पर मरीजों का हाल बेहाल हो चुका है। मरीजों के साथ लगातार अवैध वसूली की जाती है और किसी का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं जाता है। सवाल ये उठता है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त चुस्त दुरुस्त की बात की जाती है, क्या इसी तरीके से हाल रहा तो आने वाले समय में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हो जाएंगी, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं।
अब बड़ा सवाल यह है कि यहाँ के जो हालात हैं उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार सीएमओ, अधिकारी और ये पूरा स्वास्थ्य महकमा है जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पैसे लाख खर्च कर दिए जाते हैं, सुविधाएं प्रदान कर दी जाती हैं, लेकिन जब मरीजों तक पहुंचाने की बात आती है तो यहां पर सभी अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। जिम्मेदार कुछ बोलने से कतराते हैं, सवाल पूछने पर जवाब नहीं मिलता है। तो आखिरकार ये जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है, उसे सुधारने के लिए अब क्या कुछ करेंगे? और सीधा सवाल हमारा यहाँ पर इस पूरे सिस्टम से है कि ये जो सिस्टम बनाया गया है, इस सिस्टम को सुधारने के लिए अब क्या कुछ चीजें अपनाई जाती हैं। मुरादाबाद रेलवे ट्रैक पर एक महिला की बॉडी मिलने के मामले में महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए जीआरपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल मुरादाबाद रेलवे स्टेशन आउटर पर एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना मिलने पर जीआरपी मुरादाबाद ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त कराई। तो वो अमीशा नाम की महिला के रूप में हुई, जो उत्तराखंड के रुद्रपुर में पेट्रोल पंप स्वामी रणवीर सिंह की पत्नी है। महिला की बॉडी मिलने पर बरेली से उसके मायके वाले भी मुरादाबाद पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। कई गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए। उनका आरोप है कि अमीशा को आरोपी पक्ष के लोग बहाने से दिल्ली लेके गए थे और उसकी हत्या करके मुरादाबाद के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था और इसे हादसा बताने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। तो रेलवे ट्रैक पर एक महिला का शव मिला है। पेट्रोल स्वामी की पत्नी का यह शव मिला है। पति समेत 4 पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है। एक महिला का शव मिला था कुछ दिन पहले, जिसके बाद उसकी शिनाख्त की जाती है और पेट्रोल पंप के मालिक की पत्नी है वो अमीशा नाम की ये जो महिला है जिसका शव मिला था। अब यहाँ पर जो पीड़ित हैं, जो परिजन हैं, उन्होंने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि दहेज की वजह से हमारी बेटी की हत्या कर दी गई है और इसे एक हादसा बताने का प्रयास भी किया गया है। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर एक महिला का शव मिला था और ये शव कहां से आया, किसने उसकी हत्या की है, इस बात का खुलासा लगातार पुलिस कर रही थी। जब महिला की शिनाख्त होती है तब ये जो पीड़ित हैं, जो परिजन हैं, उन्होंने साफ तौर पर ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं कि ससुराल पक्ष ने ही बेटी की हत्या की है और इससे एक हादसा करार देने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। इस तरीके की खबरें लगातार हम सुनते हैं कि दहेज को लेकर के बेटियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। लगातार बेटियों को यहाँ पर सताया जाता है, डिमांड उनसे की जाती है, जहां पर एक तरफ लगातार कानून भी अपना काम कर रहा है। जो भी ऐसे लोग हैं जो दहेज का मांग करते हैं, जो दहेज के पक्ष में हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब सोचने वाली बात है कि कब तक इसी तरीके से दहेज की आग में ये बेटियां जलती रहेंगी। हमारे समाज में हम लगातार ऐसी खबरें सुनते हैं जब ससुराल पक्ष बेटियों से इस तरीके की डिमांड करता है, परिवार वालों से डिमांड करता है और उसके बाद जब डिमांडें उनकी पूरी नहीं होती हैं तो एट द एंड बेटी की जिंदगी की कीमत दहेज के तौर पर उन्हें चुकानी पड़ती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फिलहाल पीड़ितों ने आरोप लगाया है। अब पुलिस खुलासा करेगी और पड़ताल करने के बाद ही पता चल पाएगा क्या सच में बेटी की हत्या की गई थी।
एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बस की डीसीएम से टक्कर हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, आगे चल रही डीसीएम को पीछे से बस ने टक्कर मारी, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हुई। हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालत गंभीर है, जिसके बाद 5 को जिला उन्नाव अस्पताल रेफर कर दिया गया। 1 को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि मृतकों के शव को पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और रास थाना क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो आपको बता दें, उन्नाव में एक बड़ा सड़क हादसा हो जाता है। कोहरे की वजह से ये हादसा होता है। ठंड का सितम लगातार जारी है और लगातार हम आपको खबरें भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से ठंड लोगों की परेशानियों को बढ़ा रही है। लगातार अपने अलग अलग रूप में ठंड यहाँ पर दिख रही है। कभी घना कोहरा होता है तो कभी हाथ कर पा देने वाली ठंड यहाँ पर पड़ती है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है सड़कों की पूरी तरीके से कम हो जाती है। तो आप सभी से हम यही अपील करना चाहते हैं कि इस बढ़ती हुई ठंड के बीच, इस घने कोहरे के बीच आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी धीमी गति में ही चलाएं ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि लगातार कोहरे की वजह से हमें हादसे वाली खबरें सुनने को मिलती हैं। इस तरीके के हादसे लगातार हो रहे हैं। चौसाना चौकी क्षेत्र के गांव झिझौला में से पारिवारिक संपत्ति विवाद के दौरान कुछ महीने पूर्व 2 पक्षों में पंचायत के बीच में धारदार हथियार चल गए थे, जिसमें दर्ज मुकदमे में बाबू पुत्र यूसुफ फरार चल रहा था। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी न होने के कारण पुलिस ने न्यायालय से कुर्की का वारंट जारी किया था। गांव में जाकर ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराई गई। तत्कालीन एसपी देव रंजन वर्मा ने कोर्ट की तारीखों से बचने के लिए फरार चल रहे अपराधियों की निगरानी करने के लिए जनपद में मॉनिटर टीम का गठन किया था। फरार वांछित अपराधियों के घर पर ढोल के साथ मुनादी की व्यवस्था शुरू कराई गई थी। आरोपी बाबू की हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित चल रहा पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस कई बार दबिश दे चुकी है, लेकिन वांछित फरार हो जाता है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में ढोल नगाड़ों के साथ कोर्ट नोटिस को तामील कराया था। इस दौरान पुलिस टीम के साथ सैकड़ों ग्रामीण एकत्र हो चुके हैं। पुलिस ने वारंटियों को देखते हुए पुलिस को सूचना देने का आह्वान किया है। तो मुनादी कराई गई है। आरोपी के खिलाफ कुर्की का जो वारंट है वो जारी कर दिया गया है, क्योंकि आरोपी जो है काफी लंबे समय से फरार चल रहा है। कई मामलों पर ये फरार है आरोपी। निगरानी के लिए मॉनिटर टीम का गठन भी कर दिया गया है, जो लगातार मॉनिटर कर रही हैं। मुखबिर की सूचना से कई बार अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन अपराधी फरार होने में कामयाब हो जाता है। तो यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराई गई है और मुनादी के बाद यहाँ पर जो है वो आपको बता दें कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल कई सारी टीमों का गठन हुआ है जो लगातार जांच कर रही हैं, जो लगातार पता लगाने का प्रयास कर रही हैं और आरोपी को पकड़ने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। 92/22 देखिए, हमारे यहाँ पुलिस का एक प्रोसेस होता है। जब किसी तरीके की, चाहे वो जुडिशियल ऑर्डर हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, उसके संबंध में मुनादी कराने का एक प्रोसेस है। जैसे कोई सपोज करिए किसी अभियुक्त के विरुद्ध कोई हीनियस क्राइम का अभियोग पंजीकृत हो या इवन कोई अन्य अपराध भी पंजीकृत हो और वो फरार चल रहा हो, माननीय न्यायालय का से जो हम NBW इशू कराते हैं, माननीय न्यायालय द्वारा जो 82 CRPC के तहत जो है कार्रवाई की जाती है, उसके बाद उसके तामीला का एक प्रकार होता है जिसमें हम मुनादी कराते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पुलिस पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक के सहयोग से पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए विशाल ग्राउंड तैयार किया जा रहा है।
मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल में 15 से 20 फरवरी से प्रतियोगिताएं शुरू होंगी। इसके साथ ही 26 जनवरी तक फ्रेंचाइजी ली जा सकती है। बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान ने मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र के खिलाड़ियों को ग्राउंड उपलब्ध करवाने के लिए फरवरी से क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन कराने की तैयारी की जा रही है। तो पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विशाल ग्राउंड तैयार किया जाएगा खिलाड़ियों के लिए। एक बड़ी सौगात देने की यहां पर का ऐलान कर दिया गया है। 26 जनवरी तक फ्रेंचाइजी भी ली जा सकती है। प्रेस वार्ता करके ये पूरी जानकारी दी गई है। बीजेपी विधायक पूरनपुर से बाबूराम पासवान ने ये पूरी जानकारी दी है। तो आपको बता दें, यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। खिलाड़ियों को सौगात देने की बात कही जा रही है। 26 जनवरी तक का जो समय है वो यहाँ पर मांगा गया है और 26 जनवरी से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 26 जनवरी तक फ्रेंचाइजी भी ली जा सकती है। माननीय विधायक जी के सहयोग से अभी हम लोग मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल और माननीय विधायक जी के सहयोग से मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल के ग्राउंड में अभी हम लोग एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। जो आम हमारी जो 129 विधानसभा की जो प्रतिभाएं छुपी बैठी हैं, जिनको कोई अभी तक ग्राउंड नहीं मिल पा रहा था खेलने के लिए, उसके लिए अगर हम ग्राउंड तैयार कर रहे हैं और डे नाइट टूर्नामेंट हो जाए, लाइटें भी लग रही हैं इस ग्राउंड को तैयार करने में, लाइटें लग के ये डे नाइट टूर्नामेंट होगा और आने वाले समय में ये परमानेंट ग्राउंड हो जाएगा प्रतिभाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए। अब इसका तो ये आप ऋतुराज जी से और उनसे प्रबंधक महोदय से पूछ, लेकिन मैं सबसे पहले आप सब लोगों को 23 की शुभकामनाएं देता हूँ और ये अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, इनको बधाई भी दे रहा हूँ कि यहाँ पर बड़ी प्रतिभाएं हैं खेल के मैदान में, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो और बैडमिंटन हो, तो इनको एक बढ़ावा भी मिले, प्रतिभाएं निकल कर आगे। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओनकार न्यूज़। नमस्कार।